हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SG मैथ प्लस में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 11 का मैथ का पहला चैप्टर सेट। तो आइए देखते हैं सेट के बारे में, सेट होता क्या है। तो आज हम सीखेंगे समुच्चय के बारे में। तो देखेंगे समुच्चय होता क्या है। समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यानी जिन वस्तुओं का हम कलेक्शन इकट्ठा करेंगे या कलेक्शन करेंगे, उनका जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित होना चाहिए। दूसरी डिफिनेशन में लिखा गया है, वस्तुओं का वह संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें शामिल वस्तुएं सुनिश्चित व सुस्पष्ट हों। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इस सेट को समझने का प्रयास करते हैं। सेट को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं और इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे समुच्चय किस प्रकार से होता है और समुच्चय कौन सा एग्जाम्पल नहीं होगा। पहले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा गया है भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह। तो यहाँ पर हमने जो कलेक्शन लिया हुआ है, उस कलेक्शन में जिन व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, खास करके उनके गुण पर हमारा फोकस होगा। यहाँ सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्ति हमारा वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, सुनिश्चित है, सुस्पष्ट है। पर यहाँ पर बुद्धिमान शब्द बुद्धिमत्ता को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई मापक यंत्र नहीं है। तो यहाँ ये बुद्धिमान व्यक्ति का जो समूह लिखा गया है, यानी बुद्धिमान शब्द सुपरिभाषित नहीं है और इस वजह से भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह का एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। यह एग्जाम्पल समुच्चय इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तियों के समूह के लिए अगर हम बात करें किसी दो व्यक्तियों का और उनसे कहा जाए कि भारत के 10 बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह आप बताइए, तो निश्चित तौर पर उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा बताए गए एग्जाम्पल में जो वस्तुओं का कलेक्शन होगा अथवा व्यक्तियों का जो समूह होगा वो अलग अलग पाई जाएंगी। रही बात उन दोनों को इस एग्जाम्पल को कलेक्शन में लाने के लिए, तो वो भी कैसे लाएंगे। उनके पास तो कोई मापक यंत्र तो है नहीं कि इस बुद्धिमत्ता को मेजर करके वो बता दें। तो वो अपने तर्क के आधार पर बताएंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन कौन होंगे। यानी यहाँ बुद्धिमान शब्द सुपरिभाषित ना होने की वजह से एग्जाम्पल दिया गया है वो समुच्चय नहीं होगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कक्षा 10वीं के बालकों का समूह। यहाँ पर जिन व्यक्तियों को लिया गया है वहाँ पर बालक लिखा गया है और ये बालक शब्द सुपरिभाषित है। कहने के मतलब हर व्यक्ति के लिए यही चीज़, कहने का मतलब हर व्यक्ति के लिए बालक का संग्रह एक ही होगा। यानी बालक शब्द सुपरिभाषित होने की वजह से यह एग्जाम्पल समुच्चय कहलाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का समूह। तो यहाँ भी हमने जो समूह लिया हुआ है, यहाँ खतरनाक शब्द लिया हुआ है। अब इस खतरनाक शब्द का कोई भी निश्चित पैमाना ना होने की वजह से यह भी सुपरिभाषित नहीं है। इस वजह से यह भी एग्जाम्पल नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, कक्षा में सबसे परिश्रमी बच्चों का समूह। अब जिन भी बच्चों को हम परिश्रमी बच्चे मानते हैं, उन बच्चों में हो सकता है वो कभी परिश्रम करें, हो सकता है परिश्रम ना करें, ऐसा भी हो सकता। और व्यक्तियों के लिए वह बच्चा परिश्रमी है पर उससे कोई ज़्यादा परिश्रमी है। यानी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई कलेक्शन अलग अलग होगा। तो यहाँ पर भी परिश्रमी व्यक्ति या परिश्रमी शब्द सुपरिभाषित ना होने की वजह से यह भी एग्जाम्पल समुच्चय नहीं होगा। बात करते हैं सबसे अंतिम वाले एग्जाम्पल के बारे में, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो यहाँ पर ये जो संख्याओं का समूह लिया गया है उसके बारे में क्या कहा गया है, 10 सुपरिभाषित, प्राकृतिक सुपरिभाषित और प्रथम भी लिया गया। शुरुआत से लेकर के 10 तक की संख्या का समुच्चय हमें लेना है, समूह लेना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर इस प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होगा वो सभी व्यक्तियों के लिए समान आएगा। यहाँ पर यानी प्रथम 10 और प्राकृतिक ये सारे शब्द क्या हैं, सुपरिभाषित हैं। इस वजह से यह हमारा एग्जाम्पल समुच्चय होगा। समुच्चय को लिखने के लिए हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक के कैपिटल लेटर में से किसी भी लेटर को लेकर के प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ था, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अब यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने अल्फ़ाबेट का ए लेटर लिया है। ऐसा नहीं हम कि हम ए ही लेटर से इसको प्रदर्शित करेंगे, ए से लेकर के जेड तक के कैपिटल लेटर से किसी भी लेटर से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कलेक्शन हमारा दिया गया है अथवा लिए गए हैं वो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का है और ये समुच्चय है, इस वजह से इस समुच्चय को हमने कैपिटल ए से दर्शाया हुआ है। अब इस कलेक्शन में जो शामिल वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को इस सेट का अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है 10 प्राकृतिक संख्याओं। तो यहाँ 10 प्राकृतिक संख्या में प्रत्येक संख्या इस समुच्चय का अवयव कहलाएगा। इस अवयव को हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर को ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों से दर्शाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है उसमें अगर हमने कोई संख्या ले लिया -2, क्या -2 इस समुच्चय में शामिल है? तो नहीं है। या अगर कोई एग्जाम्पल हम ले लें या कोई भी संख्या ले लें जो इसमें शामिल है अथवा ना शामिल है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन का प्रयोग हम तब करते हैं जब इसमें उपस्थित सारे अवयवों में वो अवयव उपस्थित हों। जैसे -2 इस समुच्चय में उपस्थित नहीं है। और अगर हम 2 की बात करें तो 2 इस अवयव में उपस्थित होगा, यानी 2 एलिमेंट ए, यानी इसको हम पढ़ेंगे 2 समुच्चय ए का अवयव है। क्यों अवयव है? क्योंकि 2 अक्षर इस समुच्चय में शामिल है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं 3 भी क्या है? ए में शामिल है। -2 की बात करते हैं तो -2 देखेंगे समुच्चय ए में नहीं शामिल है। तो जो एलिमेंट उस समुच्चय में शामिल नहीं है एप्सिलॉन को क्रॉस लगा देंगे, यानी -2 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं -2 समुच्चय ए में शामिल नहीं है, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि -2 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं कि -2 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ेंगे? 3 इज बिलोंग्स टू सेट ए अथवा ए बोल सकते हैं। ठीक, तो समुच्चय में शामिल वस्तुओं को हम अवयव बोलते हैं और अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी लेटर को ए से लेकर के जेड तक को प्रदर्शित करते हैं और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करने का मतलब ए से लेकर के जेड तक में किसी भी लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें शामिल वस्तुओं को अथवा अवयवों को हम वही सारे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, बस इसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे समुच्चय को कैसे हम निरूपित करते हैं। तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। एक रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड अथवा तालिका विधि, अंग्रेजी में कहते हैं इसको टेबुलर मेथड। दूसरा विधि है समुच्चय निर्माण विधि। बात किसी भी विधि से हो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए, सभी प्रकार के मेथड में हम मझले कोष्ठक में ही सेट के सारे अवयवों को दर्शाते हैं। अब चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो चाहे समुच्चय निर्माण विधि हो, यानी अगर हमने जो सेट लिया हुआ था ए बराबर, उस ए के सारे अवयवों को हम मझले कोष्ठक में रखेंगे। अब मझले कोष्ठक में रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं, समुच्चय विधि में कैसे लिखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रोस्टर विधि में किसी भी सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोस्टर विधि में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो रोस्टर विधि में लिखने के लिए समुच्चय को मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं और इसमें शामिल सारे वस्तुओं को कामा दे करके लिखते हैं, यानी कामा दे करके सारे एलिमेंटों को अलग अलग करके लिखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ एग्जाम्पल का यूज करते हैं। जैसे अब इस रोस्टर विधि को हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा 42 को पूर्णतः विभाजित करने वाले धनात्मक संख्याओं का समूह। तो हमें पता है 42 को विभाजित करने वाले कौन कौन सी संख्या हैं। 42 को विभाजित सबसे पहले करेगा 1,
2 भी करेगा, 3 भी विभाजित करेगा, 6 भी करेगा, 7 भी करेगा, 14 भी करेगा, 21 करेगा और खुद 42 भी करेगा। तो ये तो नंबर हो गए 42 को पूर्णतः विभाजित करने वाले। अब इसको हमें रोस्टर विधि में कैसे लिखना है, तो इस एग्जाम्पल के लिए हम सेट मान लेते हैं ए, सेट ए बराबर, और रोस्टर विधि में लिखने के लिए अभी हमने बताया कि मझले कोष्टक में रखेंगे। मझले कोष्टक में इन सारे अवयवों को अलग अलग कामा करके लिख लेते हैं। 1 2 3 6 7 14 21 और 42, और यहाँ पर मझला कोष्टक बंद। अभी हमने देखा कि रोस्टर विधि में अवयवों को अलग अलग कामा के साथ लिखते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम समझेंगे। पहला टॉपिक कि रोस्टर विधि में किसी भी एलिमेंट को लिखते समय हमें क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना होता है। यानी अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 ही लिखें, अवरोही क्रम में ही लिखें, आरोही क्रम में ही लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। हमारी इच्छा है, हम 2 को पहले लिखना चाहते हैं, 6 को लिखना चाहते हैं, 7 14 किसी को भी लिख सकते हैं, 21 42 और 1 3। तो यानी रोस्टर विधि में लिखने के लिए एलिमेंटों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक, रोस्टर विधि में लिखते समय हम कभी भी किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते। अगर किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी एलिमेंट 2 बार आ रही है तो उस 2 बार एलिमेंट के स्थान पर हम केवल एक ही एलिमेंट लिखेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, 12 संख्या का गुणनखंड, तो 12 संख्या का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इनके गुणनखंडों में जो अभाज्य संख्या आई हैं उन अभाज्य संख्याओं का समुच्चय के बारे में हमसे पूछा जाए, यानी 12 संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है या सेट में लिखना है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं सेट बी होगा। अब यहाँ देखेंगे कि 2 2 2 बार आया है, तो इस 2 बार के स्थान पर हमें केवल एक ही बार लिखना है, उसके बाद 3 को लिख देना है। तो यानी अब इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि संख्या 12 में जो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड लिया गया उसमें शामिल वस्तुएं 2 और 3 हैं। यानी कभी भी जो रिपीटिंग अवयव होते हैं उस रिपीटिंग अवयव को हम केवल और केवल एक ही बार लिखते हैं। समुच्चय के निरूपण के लिए समुच्चय की दूसरी विधि को हम देखेंगे, किस प्रकार से दूसरी विधि से समुच्चय को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा विधि है जिसमें समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में जो भी समुच्चय के अवयव होंगे उन सारे अवयवों को हमें मझले कोष्टक में लिखना होगा, पर इसकी एक विशेष तरीके से लिखना होता है। इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को मझले कोष्टक में लिखते हैं और सारे अवयवों के लिए कोई एक लेटर मान लेते हैं। सपोज के लिए हम x ज़्यादातर यूज करते हैं, x अथवा y। एक्स वाई के स्थान पर हम कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी। तो उस समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं उन सारे अवयवों के लिए हमने कोई अक्षर मान लिया, कोई लेटर मान लिया x। तो दूसरे प्रकार के मेथड में हम समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला हम मझले कोष्टक बनाएंगे और उस समुच्चय में शामिल सारे अवयवों को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, प्रदर्शित कर लेंगे। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के लिए हमने कोई लेटर मान लिया x लिखेंगे। x लिखने के बाद तुरंत चिन्ह हम कोलन चिन्ह का यूज करेंगे। इस चिन्ह को हम बोलते हैं कोलन, और इस कोलन के स्थान पर हम एक रेखा भी यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं सच दैट, या इस प्रकार। चिन्ह कोई भी प्रयोग करें, चाहे कोलन प्रयोग करें चाहे ये चिन्ह प्रयोग करें, दोनों का मतलब ही होता है इस प्रकार। जब हम उस अवयव के लिए कोई विशेष प्रॉपर्टी के लिए x मान लिए हैं तो इस x के बारे में जो भी जानकारी हमें समुच्चय में दी गई है
उसके बारे में हम लिखते हैं, यानी x कोलन फिर इसके बाद में इस x की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी गुण है, उसको लिख देंगे और इसको लिखने के बाद में मझले कोष्ठक को बंद कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन। समुच्चय निर्माण विधि को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल का यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है 1 से 5 तक सम पूर्णांकों का समूह। तो सबसे पहले इस समुच्चय को हम किसी अक्षर से दर्शा लेते हैं। तो हमने इस समुच्चय को b से दर्शाया। अब इसे हमें पता होना चाहिए किस विधि से हमें लिखना है। तो पहला विधि तो हमने सीखा, दूसरा विधि हम सीख रहे हैं समुच्चय निर्माण विधि में कैसे इस समुच्चय को लिखना होगा। अब हमने इस प्रकार से लिखने के बाद हमें करना क्या होगा कि जिन संख्याओं को हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, उन संख्याओं के बारे में अथवा उस वस्तुओं के बारे में हम कुछ x, y, z शब्द को मान लेते हैं। जो भी मानना होगा तो हम यहाँ पर ज़्यादातर यूज करते हैं x। तो x माना, x के बाद हम कोलन चिन्ह का यूज करेंगे। कोलन चिन्ह यूज करने के बाद में हमने बताया था कि तुरंत उसी अक्षर को फिर से लिखेंगे और उस अक्षर को लिखने के बाद में अब इस अक्षर के बारे में लिखना होगा कि ये जो शब्द हमने यूज किया हुआ है x, ये लेटर हमने यूज किया हुआ है x, ये x किसके लिए यूज किया गया है? ये x यूज किया गया है 1 से 5 तक सम पूर्णांकों के लिए। तो यानी हम x के बारे में लिखेंगे कि x सम पूर्णांक है, x सम पूर्णांक है। तो x सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक के लिए हम 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। तो यानी अभी भी ये शब्द अभी हमारा अधूरा है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, चूँकि यहाँ पर बाउंडेशन दिया हुआ है शर्त में कि 1 से 5 तक के ही सम संख्याओं को हमें लिखना है। तो 1 से 5 तक के सम संख्याओं को लिखने के लिए जो हमने x यूज किया हुआ है, उस x के बारे में लिखेंगे कि x 1 से अधिक है, क्योंकि एक संख्या तो सम है नहीं, तो 1 से अधिक है लेकिन 5 से कम है। करना क्या होगा, हमें जिन समुच्चय को हमें समुच्चय निर्माण विधि में दर्शाना होगा उसे हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाना है अथवा दिया गया है किस अक्षर से प्रदर्शित करने के लिए। उसके बाद में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जा रहा है उस अवयवों के लिए हमने कोई लेटर मान लिया है x। उसके बाद कोलन लिखना होगा। कोलन लिखने के बाद में पुनः हमें उस x के बारे में लिखना होगा, वो x है क्या। उसके बारे में लिखने के बाद में फिर वहाँ पर हो सकता कुछ और शर्त हो, जैसे 1 से 5 तक, तो कामा लगा करके 1 से 5 तक x के बारे में हम लिख देंगे। और भी शर्त होंगे तो कामा लगा करके आगे तक ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। अभी तक हमने सेट का इंट्रोडक्शन किया। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी किताब से। और मैं अलग से भी कुछ किताबों का क्वेश्चन बना करके वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज करेंगे। तो एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई सारे क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन सेट हैं, और अगर वो सेट हैं तो अपने कारण में औचित्य भी बताइए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दी गई प्रश्नों में जो समूह दिया गया है वो समुच्चय है अथवा नहीं है। अगर वो समुच्चय है तो उसका औचित्य भी बताना है, और अगर नहीं भी है तभी हमें औचित्य को बताना होगा, मतलब कारण को बताना होगा कि क्यों वह सेट होगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिया गया है, जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यहाँ देखें जो संग्रह लिया गया है वो वर्ष का लिया गया है, और जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले अक्षरों से लिया गया है, महीनों को लिया गया। तो यहाँ पर जे अक्षर से शुरू होने वाले जो भी महीने होंगे वो महीने वेल डिफाइन है, इसलिए यहाँ पहला एग्जाम्पल सेट होगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह। अब यहाँ पर अधिक प्रतिभाशाली शब्द वेल डिफाइन नहीं होने की वजह से ये वाला क्वेश्चन हमारा सेट नहीं होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह होगा वो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होगा, यानी यहाँ सर्वश्रेष्ठ शब्द का कोई निश्चित मानक ना होने की वजह से ये 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह है ये समुच्चय
नहीं होगा। चौथे एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी बालक शब्द क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये संग्रह समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो वेल डिफाइन है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद्र ने जिन उपन्यासों को लिखा होगा उनका संग्रह वेल डिफाइन होगा। चूँकि लेखक प्रेमचंद्र ने ही लिखा है, तो इनका ये जो लिखा गया शब्द है, उपन्यास है, ये वेल डिफाइन है, इसलिए ये संग्रह भी क्या होगा, सेट होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी सेट होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह जो हम करा रहे हैं वो सारे प्रश्नों का संग्रह वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या होगा, सेट होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, जानवरों का संग्रह होता तो सेट होता, पर यहाँ अधिक खतरनाक शब्द क्या है, वेल डिफाइंड ना होने की वजह से ये सुपरिभाषित नहीं है, इस वजह से ये सेट नहीं होगा। क्वेश्चन दिया गया है दूसरे में कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 अवयवों का समुच्चय है, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन नॉट को भरना है। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के बारे में हमने बताया कि एप्सिलॉन वहाँ यूज करते हैं कि जब वह अवयव उस सेट में उपस्थित होगा, और जब अवयव उस सेट में उपस्थित नहीं होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 ए में है, क्या 5 ए में है, तो देखेंगे सेट ए में 5 है तो है, अगर ये है तो इसके लिए एप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे। 8 देख रहे हैं कि इस सेट में नहीं है, तो एप्सिलॉन बना करके काट देंगे, नॉट बनाएंगे इसको। 0 भी इस सेट में नहीं है, ये नॉट है। 4 सेट ए में है तो देखेंगे यहाँ है एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन ए। 2 भी इस सेट में है, एप्सिलॉन। 10 इस सेट में नहीं है, तो इसके लिए एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखा ऑलरेडी, जिसमें से पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेट जो दिया गया है ए x:x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। अब हमें ऐसे पूर्णांकों को लिखना होगा जो -3 से बड़ी है किंतु 7 से छोटी है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा हमारा a बराबर 3 से बड़ी क्या होगी, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब ये वो संख्या हो गया जो कि पूर्णांक भी है और संख्या -3 से बड़ी है और 7 से छोटी होगी। तो हमने ऐसे पूर्णांकों को लिख लिया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें दिया गया है b बराबर x:x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी हमें यहाँ 6 से कम प्राकृतिक संख्या को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो b बराबर हो जाएगा 6 से कम सही प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 होगी। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन दिया गया c = x:x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब हमें उन सारे संख्याओं को लिखना होगा जो 2 अंक का होगा और जिनका योगफल 8 होगा। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो 2 संख्या का योगफल 8 और 2 अंकों वाली संख्या हो तो सबसे पहला नंबर होगा 17, 7 1 8, इसी का उल्टा कर लेंगे 7 1। उसके बाद में आते हैं 2 6, इसी का उल्टा कर लेंगे 6 2, 3 5 और 5 3। उसके बाद आ जा रहा है हमारा 8 0 और 0 8 तो लिख नहीं सकते, 0 8 अगर लिख देंगे
तो 1 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आंसर रहा इसका। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया गया d बराबर x:x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। अब संख्या 60 का भाजक भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, तो इसके लिए नंबर होगा संख्या 2 60 को विभाजित भी करेगा, अभाज्य भी है। 3 भी 60 को विभाजित भी करेगा, अभाज्य भी है। और 5 बाकी ऐसा कोई नंबर है नहीं जो 60 को विभाजित भी करे और अभाज्य संख्या भी हो। ई क्वेश्चन में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इस समुच्चय में हमें वो एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना होगा जो डबल आए हैं। जैसे टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट डबल आए हैं उस एलिमेंट को हम खाली एक ही बार लिखेंगे। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा टी आर आई जी ओ, एन होगा, यम होगा, ई होगा और वाई होगा। अब हम उस एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते जो इस सेट में दोबारा आए हों, क्योंकि हम रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से बेटर वाला भी लिख लेंगे, बी होगा, ई होगा, टी होगा और आर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया वो रोस्टर फॉर्म में व्यक्त किया था, यानी क्वेश्चन दिया गया था सेट बिल्डर फॉर्म में और हमें चेंज करना था रोस्टर फॉर्म में। जस्ट इसका अपोजिट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में हमें व्यक्त करना है और क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन हमारा है रोस्टर फॉर्म में 3, 6, 9, 12, जो कि 3 का मल्टीपल है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। तो इसके लिए हम कोई x लेटर मान लेते हैं, कोलन लिखेंगे, x लिखेंगे, और x है क्या, 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू n। तो इस x का हमने विशेष प्रॉपर्टी लिखा और जो n लेटर हमने यूज किया है वो n 1, 2, 3, 4, यानी यह लेटर 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, किंतु 4 के बराबर और 4 से छोटा है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 2, 4, 8, 16, 32, यानी 2 का पावर दिया गया है। तो इसके लिए x लेटर यूज करेंगे और x की विशेष प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे, x बराबर 2 पे पावर n, और यहाँ पर n के बारे में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी n 1 के बराबर है और 5 से छोटा और 5 के बराबर है। तीसरा क्वेश्चन सेम दूसरे क्वेश्चन से मैच कर रहा है। और चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सम संख्या। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मंझला कोष्ठक लगाएंगे, x:x बराबर 2n, और ये n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। पाँचवें क्वेश्चन में बात करें, अगर पाँचवें क्वेश्चन को देखें तो ये क्या दिख रहा है, ये 10 तक के पूर्ण संख्या का वर्ग दिख रहा है। तो x:x इजिकल टू n स्क्वायर, और n क्या है, n जो 1 के बराबर है और 1 से अधिक है, किंतु 10 के बराबर और 10 से छोटा होगा। तो ये रहे हमारे चौथे क्वेश्चन के टोटल आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चन में जो n है, ये n यहाँ मैं सब जगह लिखना भूल गया, यहाँ पर लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर लिखा गया। तो यहाँ देखेंगे सभी n जो हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए खास करके ध्यान रखेंगे, ये भी प्रॉपर्टी इसमें शामिल होगा, इसमें भी ये होगा और इसमें तो लिखा ही गया, और इस क्वेश्चन में भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहेगा। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो पाँचवें क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित समुच्चय को सभी अवयवों को सूचीबद्ध लिखना है। सूचीबद्ध का मतलब होता है कि अवयव को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मंझला कोष्ठक, बाकी सारे एलिमेंटों को कामा के साथ लिखेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन दिया गया है,
ए बराबर x कोलन x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1, 3, 5, 7 और इसके बाद 3 डॉट लगा करके यहाँ पर संख्या का शर्त ये नहीं दिया गया है कि कहाँ तक संख्या है। इसका मतलब संख्या आगे अनंत तक भी हो सकती है। तो इसका आंसर ये होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो x कोलन x एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो -1/2 को अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 0.5 और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 4.5 और इसमें कहा गया है कि x एक पूर्णांक है। तो ये तो पूर्णांक है नहीं, ना तो ये पूर्णांक है, बल्कि हमें इनके बीच में जितने भी पूर्णांक आते हैं उन सारे पूर्णांकों को लिखना होगा। तो b बराबर हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्या आएगा? 0, 0 के बाद आएगा 1, 2, 3 और खुद 4 आएगा। अब जैसे ही 4 को क्रॉस करेंगे तो 4 को क्रॉस करने के बाद में वो क्या हो जाएगा? कोई भी पूर्णांक लेंगे वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या है कि इस संख्या और इस संख्या के बीच की संख्या लिखना होगा। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करें। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है c = x कोलन x एक पूर्णांक है, यानी x एक पूर्णांक है जिसका वर्ग 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी हो सकता है। तो ऐसी संख्या क्या होंगी जो 4 के वर्ग से उसके वर्ग इस 4 से छोटा भी होगा और 4 के बराबर भी होगा। तो संख्या पहले सबसे हम बात करेंगे -2 होगा। अगर इसके पहले की संख्या की बात करें तो -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, जो कि इससे क्या होगा? बड़ा होगा, इससे छोटा ही लेना है। तो -2 होगा, -1 होगा, खुद 0 होगा, फिर इसी का पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ये इसका आंसर रहेगा। फिर लॉयल शब्द का दिया हुआ है। लॉयल शब्द का इसका क्वेश्चन अभी इसके पहले हमने कराया हुआ है। लॉयल के लिए लिखेंगे जो लेटर डबल आए हैं उनको सिंगल लिखेंगे। जैसे यल 2 बार आया है, यल को 1 ही बार लिखना है। ये हो जाएगा आंसर। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं पाए जाते हैं। तो किस में 31 दिन पाए जाते हैं उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। हाथ को बंद कर लें, किसी भी हाथ को, और यहाँ से गिनना शुरू करें। उठे हुए भाग को हम 31 का महीना लेते हैं और दबे हुए भाग को 30 का महीना लेते हैं। तो जैसे गिनना शुरू करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से इसी से शुरू करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो नीचे वाले भाग में आ रहा है वो 30 अथवा 28 का महीना होगा और जो ऊपर वाले भाग में आ रहा है वो 31 का महीना होगा। तो गिन करके लिख लेते हैं। 30 का महीना किस में होगा? फरवरी होगा। उसके बाद होगा अप्रैल होगा, मई, जून होगा, जुलाई 31 का होगा, फिर अगस्त उसी से शुरू होगा, अगस्त भी होगा 31 का। उसके बाद सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर 31 का होगा, नवंबर फिर से हो जाएगा 30 का। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जिसमें 31 के महीने नहीं होते। वो कौन से दिन होंगे? कौन से महीने होंगे? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बराबर दिया गया x अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजक है जो के से पहले आता है। अब हम क्या करेंगे, ए से लेकर के के तक के सारे वर्णमाला को लिख लेते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, और के को लेना नहीं है के से पहले वाला के पहले वाले सारे लेटर को लेना हो जो व्यंजक हैं, यानी स्वर को हमें हटाना होगा। जैसे ये स्वर हटा दिया, स्वर ई को हटा दिया, स्वर आई को हटा दिया, बाकी बचे हुए जो भी एलिमेंट हैं वो हमारे आंसर होंगे इस वाले सेट के लिए। तो एफ बराबर हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे।
ये वो सारे एलिमेंट हैं जो व्यंजक भी हैं और के से पहले आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है, उधर के क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है और इधर के क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में है। तो रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में मिलाना होगा। तो इसके मिलान के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बताए गए सारे क्वेश्चन इसी पर थे, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये काम आप लोग खुद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।